अरे घर पे जाके ना प्रैक्टिस करो कायदे से भाई। नहीं समझ रहे? एक साफ साफ बात क्या है। एक तो तुम्हारा नाइन्थ का सिलेबस बदल गया, ठीक। पर नाइन्थ में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे घर की खेती है। जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसी हिसाब से पेपर दे देगा, और उसे पता है कि ये कौन है, उस हिसाब से चेक कर दिया, सबको पास कर दिया। पर टेंथ में ऐसा नहीं होगा, और टेंथ में भी तुम्हारा सिलेबस बदलेगा। समझ रहे हो? जब नाइन्थ में बदला है तो टेंथ में भी बदलेगा। सही है, इसलिए कायदे से मेहनत करो भाई इसकी। पार्ट 1 ही अभी बस केवल पीडीएफ दिख रहा है, अगर पार्ट 2 भी इसमें ऐड हो जाए तो ये अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा 9th क्लास का। जो अभी तुम्हारे पास बुक है ना, उससे ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा ये नई वाली बुक। ये 2-3 एक्सरसाइज ही देख के दिख रहा है कितने आसानी से कवर नहीं होगा। कम से कम जो तुम्हारे यहाँ पे पुराने वाले पार्ट्स चल रहे हैं ये बहुत ईजी वाले टर्म्स हैं। ये सारी चीज़ें हो सकता नई वाली बुक में ना भी हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो भाई, जो फर्स्ट चैप्टर में दिया गया बताया गया है। कहाँ से करोगे ये भी दिक्कत है। नहीं, तुम्हारे पास किताब दूसरी भी होगी एनसीईआरटी के अलावा, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्व करो। एक क्वेश्चन फंस जाए उसको यहाँ पूछ लो। कोई क्वेश्चन फंसे, पहले ही क्वेश्चन क्यों ना फंस जाए, तो यहाँ पूछ लो आके। पहला फंस जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं रुक जाना, सेकंड ट्राई करो। वो भी फंस गया कोई बात नहीं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अरे 50 क्वेश्चन में कोई तो एक क्वेश्चन होगा जो तुम्हें बन रहा होगा, उसको कर लो। बाकी पहला क्वेश्चन यहीं आके पूछ लो, फिर कुछ समझ में आएगा फिर आगे लगाना। मेहनत नहीं करोगे भाई दिक्कत ऐसी बनी रहेगी। और ये सब इजी इजी चीज़ें हैं, और ये सोचो कि यहीं तक है, यहाँ तक नहीं है। 12th तक जब तक पढ़ते रहोगे ना तब तक मिलती रहेंगी सारी चीज़ें। बताया भी है ना, मैथ्स इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि फिजिक्स समझ लें। तो ये सब कुछ तुम्हें फिजिक्स में बड़े कायदे तरीके से मिल जाएगा 11th 12th में। ठीक है, 9th 10th बस तुम्हें सारी जानकारी दी जा रही कि यही टर्म्स हैं जिसको आप बहुत बढ़िया डिटेल में पढ़ने वाले आगे 11th 12th में। ठीक, तो अभी से मेहनत करो भाई। 8 तक की कहानी कोई नहीं देखता, 9th की भी नहीं देखेगा, देखेगा 10th की। और केवल पेरेंट्स नहीं देखेंगे, आसपास के लोग नहीं देखेंगे, सब देखेंगे। जहां जाओगे इंटरव्यू के लिए ना, सबसे पहले वो 10th का सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है कि तुमने इसमें क्या किया है। ना कोई पूछेगा 9th में तुमने क्या किया, कौन 5th में तुमने क्या किया, किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब केवल 10th से। तो फिर 9th नहीं पढ़े, 9th नहीं पढ़े तो 11th नहीं समझ में आएगी। क्या रिलेशन है देखना, 9th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, मैक्सिमम तुम्हें 11th में मिलेंगे, कुछ और ज़्यादा डिटेल के साथ। जितने भी 10th के टॉपिक हैं वो सब मिलेंगे 12th में कुछ और ज़्यादा डिटेल के साथ। ये नहीं पढ़े तो ये आसान से समझ में नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ोगे तो ये आसानी से समझ में नहीं आएगा, और जब ये नहीं पढ़ोगे तो ये और ये जैसी चीज़ें नहीं समझ पाएंगी। क्या यही है? नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मान लो कायदे से मन लग रहा है तुम्हारा, और तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो गया, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे एडमिशन लेने के लिए, ये भी दिक्कत होगी। अगर अच्छे रैंक आ जाते हैं तो यहाँ पैसे भी कम लगते हैं भाई। और दूसरी प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर इस लेवल पे तुम हो ना, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको पढ़ाने की कोशिश करती हैं। कंपनी का मतलब बहुत सारी ऐसी बैंक हैं कि उसको पता है कि अच्छा ये आईआईटी में आ गया है, तो आज नहीं 4 साल के बाद इसकी इंपॉर्टेंस अलग लेवल की होगी। तो सर आप मुझसे लोन ले लीजिए, मैं आपका पूरा इसका एजुकेशन फ्री कर दूंगा। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे घर परिवार में जैसी स्थिति है, तुम में टैलेंट अगर है, अच्छे रैंक आ रहे हैं, यहाँ पहुँचने की हिम्मत है या यहाँ पहुँचने की हिम्मत है, तो पैसे मैटर नहीं करेंगे। पर मेहनत नहीं करोगे ना भाई, तो फिर कहीं कुछ नहीं है कहानी। जिसके बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, वो सारी चीज़ें उनसे ज़रा सीखने की कोशिश करें। चीज़ें इतनी आसान नहीं है। ठीक है, और जब से एआई आ गया है तब से और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, नहीं हो गई हैं? हाँ भाई, आज डॉक्टर की फील्ड में भी ऑपरेशन करने के लिए पता चला एक रोबोट है वो ऑपरेशन कर रहा है। एआई चैट जीपीटी यूज़ किया कभी? उससे कभी बात करो तो ऐसा फील आता है जैसे अगला कोई पर्सन बैठा हुआ है, उसको मुझसे ज़्यादा सब कुछ पता है। और सपोज करना एक ऐसा रोबोट बन गया जो तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें कोई बीमारी है, और उसने बस तुम्हें ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों से, उसके हाथों में इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें हैं, अंदर सब टेस्टिंग वाली मशीन है,
थोड़ी देर पकड़ने के बाद तुम्हारा ये बता दिया कि ये तुम्हें दिक्कत है और ये रही मेडिसिन, ये जाके ले लो। नहीं समझ रहे? तो आने वाले समय में कुछ ज्यादा समय ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें ऐसा फील आ जाए। ठीक है, एआई कब से नाम सुना होगा? मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 साल पुराना, बहुत बड़ा टाइम बता दिया। और किस लेवल पे एआई चल रहा है उसकी देखा देखी जरा समझने की कोशिश करो भाई, कि इस एआई के ज़माने में तुम अगर कम मेहनत करोगे तो चीज़ें बड़ी दिक्कत वाले बनी रहेंगी, है ना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें इसकी मेहनत करें कायदे से घर पे। इसको कैसे करेंगे रेशनलाइज? रेशनलाइज करने का मतलब क्या था कि डिनोमिनेटर से किसी तरीके से वो रूट वाले टर्म्स को रिमूव कर देना है। और डिनोमिनेटर से रूट वाले टर्म क्यों रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए ताकि अगर कहीं कुछ जरूरत पड़े ना इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए तो आसानी से किया जा सके। जैसे अगर √2 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, इसके मेथड्स हैं अपने पास। √9.3 ध्यान है क्वेश्चन एक, प्लॉट दिस ऑन नंबर लाइन, इसका भी एक अलग मेथड था। कोई ऐसा मेथड नहीं है जहां पे ये वाले नंबर्स को तुम प्लॉट कर सको। पर अगर इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते ऐसा √2 अपॉन में √2, ये आंसर क्या बन जाता? √2 अपॉन में 2। अब इसको कर सकते थे नंबर लाइन पे प्लॉट। इसको कैसे कर सकते थे? ये जो था ये यही था 0.5 √2। बस अब इस वाली वैल्यू को आसानी से नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है यही 1/√2, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल गया और इसके मेथड्स पता है, उसके बेसिस पे आंसर बनाए जा सकते। ठीक है, तो जब कभी भी रेशनलाइज करने की बात आ रही है इसका मतलब बस यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से लिखना चाह रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर से रूट वाले टर्म को रिमूव कर दिया जाए बस। अब यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है? √2 है, तो केवल √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करने से ये रिजल्ट सॉल्व नहीं होगा। जैसे यहां पे कर दिया √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये केवल तभी करते हैं जब केवल एक टर्म रूट वाला नीचे हो, और कभी नहीं करते। मतलब क्या? जैसे मान लो एक और होता है √2 अपॉन में √3, इसको रेशनलाइज कर दे तब क्या करते? तब केवल √3 से मल्टीप्लाई करते और √3 से डिवाइड कर देते। ऐसा करने से डिनोमिनेटर वाला जो टर्म रूट वाला था वो रिमूव हो जाता। इसका आंसर क्या बन जाता? √2 इंटू 3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना? 3। ये कितना लिखा जा सकता था? √6 अपॉन में 3। डिनोमिनेटर से रूट चला गया। यहां पे अगर डिनोमिनेटर से रूट रिमूव करना है और मुझे केवल ये करना पड़े कि √2 अपॉन √2 कर दे, तो ऐसा करने से ये डिनोमिनेटर का रूट रिमूव नहीं होगा। इसके फिर क्या मेथड्स बताए गए हैं? ये मेथड बताए गए हैं कि ऐसे केस में जैसे ये लिखा है 2/5 माइनस √2, इस वाले केस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है बस यहां पे साइन चेंज करके उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, उसी को डिवाइड कर दो। मतलब क्या कि 5 माइनस √2 है तो यहां क्या कर दें? 5 प्लस √2 कर दो और डिवाइड में 5 प्लस √2 कर दो। ऐसा करने से डिनोमिनेटर का रूट रिमूव हो जाएगा। और उसका कारण भी ये बनता है कि देखो ध्यान से, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट बन जाता है। a माइनस बी a प्लस बी क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर वाला टर्म कैसा हो जाएगा? ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसा बनेगा? 5 2 जा 10 प्लस एज इट इज 2 इंटू √2, 2√2 डिवाइडेड बाई ये कितना? देखो 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा? 10 प्लस 2√2 और डिवाइडेड बाई 25 माइनस 2 कितना? 10 प्लस 2√2 अपॉन में 23। ये अरे ये कहां से आया? ठीक है, इस तरीके से ऐसा करने से डिवाइड वाला जो टर्म था रूट वाला वो रिमूव हो गया। अब केवल तुम्हारे पास क्या बचा? ओनली 23 बचा, रूट वाला टर्म रिमूव हो गया। इसी बेसिस पे जरा इसका आंसर बताओ फिर से, ध्यान से सोच समझ के करो इसको, ध्यान समझना इसको। क्या है क्वेश्चन? मेरा √3 डिवाइडेड बाई 2√6 माइनस 3√2 को रेशनलाइज करना है। का मतलब कि डिनोमिनेटर से रूट वाले टर्म को रिमूव कर देना है। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर में रूट वाला टर्म है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। बस क्या है मतलब कि डिनोमिनेटर से किसी भी तरीके से रूट वाले टर्म को रिमूव कर दें। ऐसा करने के लिए सेम वही मेथड का यूज करते हैं। क्या है मेथड? कि जो भी डिनोमिनेटर में ये वैल्यू दी हुई है उसके किसी एक टर्म के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। किसी एक टर्म का मतलब क्या? या तो यहां प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर इसको माइनस रहने दो तो इसको माइनस कर दो।
किसी भी एक साइन को चेंज करना है मुझे, वही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लो, जैसा पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से समझते चलो। कैसा करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 2√6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 2√6 प्लस 3√2। जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना भाई, ठीक है, क्योंकि डाउट बनी रहेगी ना तो वो हमेशा के लिए रहेगी। सही, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, यहाँ वैसा क्यों नहीं कर दिए, जो डाउट आ रही है मन में वो कभी भी पूछ लेना। जब तक पढ़ते रहो हमसे तब तक कोई भी कभी भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में वो पूछ जरूर लेना भाई, ये नहीं कि कोई क्या सोचेगा। समझ रहे हो कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, वैसा करने से क्या हो जाएगा। अब यहां समझो जरा, यहां कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा एक टर्म है, इसका जब मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ करेंगे तो कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, √3 ब्रैकेट में 2√6 प्लस 3√2। अच्छा यहां तो ऐसा लिख दिया, वहां नहीं लिखे थे ऐसा। बात वही थी, बात वही थी, क्या बात थी कि मैंने इसको डायरेक्टली वहां मल्टीप्लाई कर दिया था, वहां अगर समझ में नहीं आया था तो ये कुछ ऐसा लिखने का तरीका था। सही है, डिवाइड में कैसा, ये देखो ध्यान से, ये a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो ऐसा करते हैं, 2√6 माइनस 3√2 एक ब्रैकेट में, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, इस पूरे टर्म के साथ। कैसा ये 2√6 प्लस 3√2। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है कि मैं a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, और नहीं आ रहा है तो इसको सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इस वैल्यू का इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस इस वैल्यू का इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। आंसर वही आएगा जो उस फॉर्मूले को लगाने के बाद आता है। देखना ध्यान से कैसे, √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, रूट वाला टर्म रूट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, 2 यहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 1 जा 2, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 6 जा 18, प्लस का साइन एज इट इज, 3 1 जा 3, अंडर रूट में 3 2 जा 6। यहां समझ में नहीं आया पूछ लेना, डिवाइडेड बाई इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, 2√6 इंटू रूट 2√6। या ध्यान से देना, नहीं स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं जैसा वहां पे किए थे, आंसर आ जाता। अगर वैसा ना करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा 2√6 ब्रैकेट में 2√6 प्लस 3√2, इसका इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस का साइन, 3√2 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। ये पूरा एलोबरेट करके बता रहे हैं कि यही हो रहा है जो वहां पे फॉर्मूले के फॉर्म में डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको फैक्टराइज करें बेटा तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 9 2 जा 18 ना, 9 2 जा 18 और 9 किसका स्क्वायर 3 का, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। कैसा 2 इंटू 3√2, √18 को ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस और बताएंगे बाद में कि कैसे ऐसा लिख रहे हैं, 3√6, √6 को किसी तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, ध्यान देखो इसको, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा 2 2 जा 4 और √6 इंटू √6 6, 4 6 जा 24, प्लस 2√6 इंटू 3√2 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और अंडर रूट में कितना 12। यहां पे देखो यहां से माइनस 3 2 जा कितना 6 और अंडर रूट में कितना 12, और ये माइनस और ये प्लस कितना माइनस 3 3 जा 9 और अंडर रूट में क्यों √2 इंटू √2 कितना 2, 4 नहीं 2। ध्यान से देखो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। इसको कैसा लिख सकते हैं ऐसा, 3 2 जा 6√2 प्लस 3√6 डिवाइडेड बाई ये कितना 24 माइनस 9 2 जा 18, 24 को 18 से माइनस कर दें कितना आ जाएगा 6। ऐसा, और समझो किसी भी क्वेश्चन को वहां तक सॉल्व करते हैं जिसके बाद सिंप्लीफाई करना पॉसिबल ना हो। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा क्या, अगर 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे 2√2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर कितना 2√2 प्लस √6 अपॉन में 2।
ये इसका सिंप्लीफिकेशन या रैशनलाइजेशन। जो तुमने आंसर निकाला है गलत ये भी नहीं है, कौन सा वाला, ये वाला भी है ना, गलत नहीं है ना पक्का? हाँ गलत वो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है कि रूट 18 को मैं कैसा लिख रहा हूं उसको भी और समझना। भाई रूट 4 का आंसर क्या था, 2। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते थे। फिर क्या करते थे, रूट 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट ब्रेक होकर आंसर कितना आ जाता था, 2 आ जाता था, ऐसा करते थे। अच्छा रूट 18 को कैसा लिख रहे हैं, देख लो ध्यान से, रूट 18 को ऐसा लिख रहे हैं कैसा, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2। इसको लिखने का तरीका, रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ रूट 2, इस स्क्वायर से ही रूट कट गया तो आंसर कितना आया, 3 रूट 2 आ गया। वो यहां पे लिख दिए, कहां पे, यहां पे। उतना ध्यान नहीं रखना है। अगर इतना भी नहीं करना चाहो तो ऐसा ध्यान रखा करो, कैसा, कि जितने भी नंबर तुम्हें डबल के फॉर्म में मिल जाए ना उसको रूट से बाहर लिखा जा सकता है। 3 इंटू 3 क्या है, 9 ना। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, कि अगर उसके ऊपर रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर आंसर केवल 3 आ जाएगा। जैसे एक और समझो, इसका आंसर कितना आएगा, 125 का 15 और 225 का, शाबाश बेटा, और 625 का, इसका 5 का क्यूब है ना, ये 5 का क्यूब है, लेकिन मुझे यहां पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, 5 का क्यूब है लेकिन स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, यही तो होगा क्या। हाँ, इसमें मेरे पास जो 2 5 है इसको पेयर करके इसको ऐसा लिखा जाता है 5 रूट 5, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी डबल वाले टर्म्स होते हैं सेम, वो रूट से बाहर आ जाते हैं, रूट को ब्रेक करके, क्योंकि अंदर वो स्क्वायर का फॉर्म कर लेते हैं, और स्क्वायर से रूट ब्रेक हो जाता है, वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा हमेशा होगा। एक अगर चैप्टर नई वाली बुक में मिलेगा हेरोन्स फॉर्मूले का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही रूट से स्टार्ट होता है, तो रूट के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जिसको आप इसी तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखो, जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना, नोट कर लो इसे। स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नई बुक का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, मतलब क्या, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है, अगर उसमें नेगेटिव नंबर्स ना हो तो क्या होगा, कि हमने लोग जो कोऑर्डिनेट पढ़ा है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा है, एक्स वाई प्लेन पढ़ा है, उसमें अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो क्या होगा भाई, वो सिस्टम कैसा बन जाएगा। अभी जो आपने पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है भाई, वो ऐसा पढ़ा है, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, नेगेटिव नंबर्स नहीं है, केवल पॉजिटिव नंबर्स है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या, एक तो ये वाला पार्ट है 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट, दूसरा कौन सा पार्ट है 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो क्या ये 2D प्लेन कहलाएगा, 2D प्लेन है भाई, क्यों नहीं कहलाएगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल है, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा, कहलाएगा। क्या इसके 4 क्वाड्रेंट होंगे, नहीं होंगे, अब 4 क्वाड्रेंट बिल्कुल नहीं होंगे। अब जो है तुम्हारे पास वो क्या है, केवल यही फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब जो एक्सप्लेन कर सकते हैं बस वो इसी क्वाड्रेंट में कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर प्लॉट करना चाहो यहां पे इस तरीके से ऐसा, तो इसको एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये 2D कहलाएगा, लेकिन इसके क्वाड्रेंट कितने हो जाएंगे, ओनली 1 क्वाड्रेंट रहेगा। सारी चीजें केवल उसी क्वाड्रेंट में ही एक्सप्लेन की जा सकती हैं अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो। क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है क्या, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन। क्या ऐसे सिस्टम जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है उसमें सारे पॉइंट्स 2D प्लेन में जो दिखाए जाते हैं उसको दिखाना पॉसिबल है, नहीं है। 2D प्लेन में जो सारे पॉइंट्स दिखाए जाते हैं उसमें सब कितने क्वाड्रेंट चाहिए हैं, 4 क्वाड्रेंट चाहिए हैं, और अपने पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होने की वजह से कितने क्वाड्रेंट रह जाते हैं, केवल 1 क्वाड्रेंट रह जाता है ना। तो यहां पे क्या बोलेंगे, इफ नेगेटिव नंबर्स
are not present in the xy plane, then any point can only be defined in first quadrant. ठीक है, बस ये स्टेटमेंट का ही आंसर था कि नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, एक ही क्वाड्रेंट रहेगा, है ना। और ऐसे केस में 2D में सारे पॉइंट मेंशन करना पॉसिबल होगा। क्या लिखा था क्वेश्चन में, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, नो, दिस सिस्टम does not allow to locate all the points on 2D plane। बस इतना ही लिखना था, नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो एक ही क्वाड्रेंट रहेगा, रिमेनिंग क्वाड्रेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, आर द पॉइंट M -3, -4, A 0, एंड G 6, 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये तीनों पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक ऐसा मेथड बताओ जिसकी हेल्प से ये बताया जा सके कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, बिना प्लॉट में इसको ड्रॉ किए हुए। इन पॉइंट्स को XY प्लेन में प्लॉट नहीं करना है, और उसके अलावा कोई ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग ये बता सकें कि पॉइंट M, A और G एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। तो ये कल एक बात बताई थी स्ट्रेट लाइन वाली, क्या बताई थी, कोई भी तीन पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में हैं या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं, वो चेक ऐसे करते हैं, सपोज करना ये है पॉइंट M, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट क्या G, इसे XY प्लेन में प्लेस नहीं करना है, ठीक है, प्लेस बगैर किए हुए अपने पास एक मेथड है जिसकी हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं कि नहीं। वो कौन सा मेथड, वो ये मेथड कि सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर मुझे कोई भी ऐसी दो डिस्टेंस दिख रही है जिनका सम करने के बाद थर्ड डिस्टेंस आ जाए, इसका मतलब क्या कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन में ही है, और ये तीनों पॉइंट क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। कोलिनियर मींस ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास करना क्या है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ MA, पॉइंट M और A के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, एक अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या है, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्टली उसको अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, देखो ये M है और ये A है, ठीक है, तो M वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं, इसको x1, इसको y1, A वाले इन कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं, x2 एंड y2। तो फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है 0, माइनस x1 क्या है -3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक। इसके बाद क्या, प्लस y2 कितना 0 माइनस y1 कितना -4 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, कैसे, देखो √of, इसको बेटा ब्रेक करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस वो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, +4 और 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 √25। √25 को कैसा लिख सकते हैं, 5 यूनिट लिख रहे हैं यहाँ पे। ये किसकी वैल्यू है, MA की वैल्यू है। MA का मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट है। ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं AG का, डिस्टेंस ऑफ AG कैसे फाइंड करेंगे, √of, सेम वही। अच्छा दूसरी बात ये भी बताए थे कि अगर बेटा इसको इससे माइनस कर रहे हो या इसको इससे माइनस करोगे, आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि फाइनली आप उसका क्या कर रहे हो, स्क्वायर ही कर रहे हो। तो स्क्वायर के बाद होगा क्या,
पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा मिलेगी। एग्जाम्पल के फॉर्म में उस दिन भी समझाए थे, जैसे मान लो 2 - 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है या 3 - 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आंसर दोनों के केस में सेम आएगा। 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैंने इस नंबर की जगह पे ये लिख दिया और इस नंबर की जगह पे ये लिख दिया तो आंसर बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है नहीं? तो यहां पे क्या कर रहे हैं देखना ध्यान से, इसको मान ले रहे हैं आप क्या x2 और इसको मान रहे हैं क्या x1। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 - 0 का होल स्क्वायर। कितना आएगा आंसर? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 100। आंसर कितना 10 यूनिट। बस समझ में आई? ठीक, ठीक है ना, क्लियर? कैसा 10 × 10 ही तो 100 होगा, रूट के अंदर 10 डबल के फॉर्म में है तो उसको बाहर लिख देंगे ऐसे ही विदाउट रूट। इसके बाद क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ किसका किसका डिस्टेंस फाइंड कर लिए, एम ए का फाइंड कर लिए, ए जी का फाइंड कर लिए। अब किसका फाइंड करना है, या तो एम जी का कर लो या जी एम का कर लो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एम जी अंडर रूट ऑफ x2, जो बाद में लिख रहे हैं ना वो हमेशा 2 वाले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये भी नहीं समझ में आया तो किसी को कुछ भी मान लेना, गलती कहीं से नहीं होगी इस वाले केस में। ठीक है, वैसे जो m वाले पॉइंट्स होंगे उसको 1 के फॉर्म में माना जा रहा है और बाद वाला जो पॉइंट्स है उसको हमेशा 2 के फॉर्म में माना जा रहा है। तो g वाले जो पॉइंट्स हैं वो x2 वाले हैं और y2 वाले हैं, और m वाले जो पॉइंट्स हैं वो क्या है x1 वाले हैं और y1 वाले हैं। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या 6 - -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 - -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर देखो कितना आएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस 8 + 4 का होल स्क्वायर। कितना 6 + 3 9 2 जा 9 9 जा 81 प्लस 8 + 4 12 और 12 का स्क्वायर 144। कहां तक स्क्वायरिंग याद है, ये कितना हो जाएगा 5225। क्या लिखा जा सकता है ऐसे, हाँ 15, शाबाश। तो क्या जाएगा ये 15 यूनिट आ जाएगा, किसकी वैल्यू एम जी की वैल्यू। अब इन तीनों यूनिट को जरा देखो, डिस्टेंस को देखो, क्या तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि किसी दो को ऐड करें तो रिजल्ट थर्ड वाला मिल जाए? बिल्कुल भाई, 5 और इसको अगर ऐड करते हैं तो इन दोनों का एडिशन किसके बराबर दिख रहा है 15 यूनिट के बराबर दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, तीनों पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जा सकता है। पहले इतना नोट करो, उसके बाद बता रहे हैं क्या लिखना है। हो गया, 25 का स्क्वायर बताओ, 35 का, कोई बात नहीं, इसकी बढ़िया सा ट्रिक है 1525। 2 ट्रिक बता रहे हैं, उसकी जरूरत बार बार पड़ती है। एक बार बताओ मुझे, 5 का स्क्वायर सबको पता है, 15 का स्क्वायर ठीक, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। मतलब क्या, एक बार ध्यान से देखोगे ना तो सब में तुम्हें 25 वाला टर्म जरूर दिख जाएगा। इसका मतलब क्या कि जब कभी भी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो तो और लास्ट में 5 लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर फाइंड करने का एक बहुत आसान सा तरीका होता है। कैसा तरीका होता है उसको समझना बेटे, जैसे ये लिखा है ना 3, एक तो 5 का स्क्वायर है तो ये डायरेक्टली तुम क्या लिख दो, यहाँ पे 25 लिख दो, और 3 का अगला नंबर क्या है 4, तो 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। ऐसे यहाँ देखना 5 का स्क्वायर तो 25 और 4 का अगला नंबर क्या 5, 4 5 जा 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 का अगला नंबर 6, 5 6 जा 30, 5 का स्क्वायर 25, 6 का अगला नंबर 7, 6 7 जा 42, 95 का स्क्वायर 5 5 जा और 9 10 जा 90। ऐसे फाइंड कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत है क्या, जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन ध्यान बना के रखेंगे तो ये जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेशन। जल्दी की जरूरत अभी की नहीं है, आने वाले टाइम पीरियड में लेकिन जल्दी ही करना होगा।
है ना। ये नहीं कि आराम से मुझे क्या सर, मुझे तो ये वाला मेथड बहुत बढ़िया लगता है, ऐसा करता हूँ मैं ऐसा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं, यही कर सकते हैं लोग, क्योंकि आपको 95 की टेबल याद नहीं होगी और 95 जा, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को ध्यान रखें। एक तो ये जो कई बार यूज होती है आपकी क्लास के लेवल, आपका मतलब 9 से लेकर 12 तक के लेवल में, ये बहुत बार ऐसी चीजें आ जाती हैं। एक दूसरा और टर्म आता है, ये पाई जो है ना, इसका आंसर, इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम टाइम्स हम लोग 22.7 ही यूज करने वाले होंगे, और अधिकतर टाइम हो क्या जाएगा कि कहीं ना कहीं चल के ये कट जाएगा और ये 1 1 बन जाएगा, और फिर ये 1 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी ना किसी नंबर के साथ हम लोग कर रहे हो। ऐसे केस में जरा समझना कि अगर मेरे पास लिखा है क्या 11 इंटू 12 का आंसर कितना, तो बढ़िया कर सकते हैं क्या, ये रहा 11 और ये रहा 12 और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज करते क्या है, 2 को यहां लिखते हैं, 1 को यहां लिखते हैं और इन दोनों का सम यहां लिख देते हैं। ठीक, 11 इंटू 72, आंसर कितना 7, 2, दोनों का एडिशन 9। नहीं सही? एक बात और समझो, जैसे 55 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 11 के साथ, अब क्या बेटा ध्यान समझना, ये वाला 5 तो यहाँ पे, ये वाला 5 भी यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन 10 का 0, वो 1 कैरी इसके साथ ऐड करके आंसर क्या बताएंगे 605 बताएंगे। बस ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एडिशन 10 से ऊपर चला जाए तो मुझे उस एक कैरी को स्टार्टिंग में लिखे हुए नंबर के साथ ऐड करके लिखना है। एग्जाम्पल 95 मल्टीप्लाई विथ 11, 5, 9, दोनों का एडिशन 14, वो 1 इसके साथ ऐड कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा 1045। ठीक है, ये प्रैक्टिस में ले आओगे ना तो इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नंबर देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। कोई भी नंबर ऐसा हो जिसका एडिशन 10 से अबव हो जाए, जैसे 83 का मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ करना है, क्या करोगे, इसको 3 लिखोगे, इसको 8 लिखोगे, इन दोनों का एडिशन 10 से बड़ा हो गया 11, तो उस 11 का 1 यहां पे और एक जो कैरी है वो इसके साथ ऐड करके यहां लिखेंगे, आंसर ये नहीं, अब 913। तब ऐसा करना है जब वो 10 से बड़ा हो। अच्छा 11 का सिग्निफिकेंस क्या, ये पाई वाला टर्म, ये पाई वाली चीजें बहुत बार आएंगी आगे चल के। 11 कई बार कई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल समझना, 1 2 3 इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, कैसे 3 और ये 1, दोनों का एडिशन 5, दोनों का एडिशन 3, 135 इसका आंसर। बात समझ रहे हो? 2 वाला ध्यान रखना, 3 वाले में दिक्कत हो तो प्रैक्टिस करना, उसके बाद ये भी आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा इसके बाद क्या समझना था, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद ये लिखना है क्या लिखेंगे, क्या सिंस mg इज इक्वल टू ma प्लस ag, देयरफॉर m a and g are on the same straight line or they are कोलिनियर पॉइंट्स। इसे नोट कर लेना। इसके बाद एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं उसे कोलिनियर कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया है, यूज योर मेथड, कौन सा मेथड, यही वाला मेथड, टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5, -1, b -2, -5 and c 4, -12 are on the same straight line। सेम यही मेथड यूज करना है, ये आप होमवर्क में करना। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ना प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। मतलब क्या, अब इस क्वेश्चन में तुमसे ये बोला है कि इस पॉइंट्स को और उन पॉइंट्स को इस XY प्लेन पे प्लॉट करो और ये चेक करो जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है कि वाकई में ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये काम घर पे करना। क्या करोगे, इन तीनों को इसी मेथड से चेक करेंगे। 3 मेरे पास डिस्टेंस आ रही होंगी, एक कोई सी डिस्टेंस होगी, एक कोई सी डिस्टेंस होगी और एक कोई सी डिस्टेंस होगी। इन तीनों में से ये मुझे ध्यान से देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी 2 को ऐड कर दें तो थर्ड मिल जाए। अगर ऐसा है
तो वो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। और ऐसा नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। कोलिनियर नहीं कहलाने का मतलब क्या, कि वो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसे होमवर्क में करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यूज द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब, वर्टेक्स का क्या मतलब, अरे वर्टेक्स का क्या मतलब, शाबाश बेटा। हाँ, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर। क्या, कॉर्नर। जैसे ट्राइंगल है ना, ये इसके कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स का मतलब ये कॉर्नर, ये वाले, ये 3 वर्टेक्स हैं, ये 3 लाइंस हैं और ये 3 एंगल्स हैं। एंगल के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया ट्राइंगल। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 एंगल लाई कर रहे हो, वो ट्राई एंगल है। ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स 3 एंगल का कॉम्बिनेशन, ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहे हैं, यूज द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। क्या, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन का क्या है, ग्राफ है, y एंड y डैश, और इस ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है। किसका, लिखा है आगे, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस ओरिजिन को मानना है एक वर्टेक्स उस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। राइट एंगल का मतलब एक कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रही हो। आइसोसेलेस का मतलब जिसकी 2 साइड्स बराबर हो, जिसकी 2 साइड्स बराबर हो। कैसे करेंगे, मुझे एक ट्राइंगल ऐसा बनाना है बेटा, ध्यान समझना, कि मुझे एक ट्राइंगल ऐसा बनाना है जिसमें क्या हो, ये वाला जो पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट, या फिर ये वाला पॉइंट हो, या फिर ये वाला पॉइंट हो, तीनों में से कोई एक पॉइंट जो है वो यहां ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। उसके बाद एक 90 डिग्री बनना चाहिए उस ट्राइंगल में, और 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए। इस बेसिस पे आप कैसा भी ट्राइंगल यहां बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखना ध्यान से बेटा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1, ये रहा एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन, और इसको कनेक्ट कर दें, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल और एक 90 डिग्री, ओरिजिन पे एक वर्टेक्स, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ ये ट्राइंगल एक बना सकता है। दूसरा क्या बना सकता है बेटा, ये 1 यहां पे है, दूसरा 1 कहां हो सकता है, नीचे हो सकता है, -1 की जगह पे। क्या इससे बनेगा एक ट्राइंगल, कभी नहीं बनेगा। बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहां पे तुम ऐसा नहीं बना सकते, या फिर यहां बनाने के बाद इस तरीके से इसको ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ट्राइंगल ऐसा बनाना चाहो तो ये भी ट्राइंगल उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगा आंसर, कि आप कितनी डिस्टेंस ले रहे हो। एग्जाम्पल के फॉर्म में दूसरा ट्राइंगल समझना है। सपोज यहाँ पे मैंने 1 1 ले लिया था, तुम्हारा मन नहीं कर रहा 1 का लेने का, तो तुमने कितना ले लिया, 5 ले लिया। यहाँ पे कितना ले लिया, 5 ले लिया, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये भी उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कि ये बन तो गया ट्राइंगल जिसमें एक वर्टेक्स ओरिजिन पे भी लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस बराबर हो गई जिसकी वजह से आइसोसेलेस, और ये क्या 90 जिसकी वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये बना लेना, ठीक है। रुक जाओ, इसी में एक पार्ट और दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में ये लिखा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ 1 वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3। क्या, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ। कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ जिसका एक वर्टेक्स कहां पे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, एंड अदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बना के दिखाओ क्या, रफ में बना के दिखाओ। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो, एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। और ये वाला सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि वो हो, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री बनाना है मुझे, बस मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। ये कहाँ पे है, डिस्टेंस कहाँ है, बात समझो मेरी बेटा। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो, ठीक।
उनमें से एक साइड कहाँ पे लाई करेगी, सॉरी एक जो कॉर्नर है वो कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन पे। एक कॉर्नर कहाँ आना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, यहाँ है। और एक कॉर्नर कहाँ आना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो कहाँ है, यहाँ है। आइसोसेलेस है, ठीक है नहीं। आइसोसेलेस का मतलब क्या, उस ट्रायंगल की दो साइड मुझे बराबर रखनी है, ठीक, ध्यान समझो ना। अगर मेरे पास एक ये पॉइंट सपोज करना यहाँ पे 1 2 3 पे पहुंच गए, यहाँ पे 3 पे -3 पे, एग्जाम्पल है, कितना भी पॉइंट आप ले सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो पॉइंट। क्यों, अच्छा इसी तरफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस तरफ लेने से ऐसा होगा कि एक पॉइंट फिर मुझे मिलेगा कहाँ पे, थर्ड में, और एक पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, फोर्थ में, और इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर ये पॉइंट कहाँ लेंगे, ये जहां कहीं पे भी लें। सपोज करना अगर मैं यहाँ पे -2 पे लेता हूं तो यहाँ पे भी +2 पे ही ले लें। कारण उसका कि मुझे ये डिस्टेंस अब की बार और ये डिस्टेंस कैसी रखनी है, बराबर रखनी है। क्या ये बराबर आ जाएगी, देखना कैसे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, -2, -3। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, 3, ठीक है, हाँ 2, -3 ठीक है। अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही मेथड, डिस्टेंस फॉर्मूले वाला, ये माइनस ये का होल स्क्वायर, ये माइनस ये का होल स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू 0 के साथ ही सॉल्व कर रहे हैं आप, ये वैल्यू भी 0 के साथ सॉल्व कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे ये मान लो O है, ये A है, और ये क्या है, B है। इस OA की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्या, -2 -0 का होल स्क्वायर और प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर, कितना देगा ये आंसर, -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 और 9 √13। किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो भी इतनी आएगी। देखो कैसे, देखो कैसे, √2 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, ये भी आंसर कितना आ जाएगा, √13। कहने का क्या मतलब समझना, जो भी पॉइंट यहां लो बेटा, मैंने लिया -2 -3, आप ये ले सकते थे -5 ले सकते थे, कुछ भी पॉइंट ले, जो पॉइंट यहां लेना वही सेम पॉइंट बस यहां ले लेना। ये -2 है, यहां +2 कर देना। अगर तुमने उसे माइनस यहां पे 5 लिया है तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए, ठीक है। ये -3 लिया है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे वैसा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि फाइनली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मुझे कैसे दिख जाए, इक्वल दिख जाए, तभी ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, एक थर्ड क्वाड्रेंट पे और एक फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनेगा, ठीक है। इसे नोट कर लें डायग्राम के फॉर्म में, और ये बस एक एग्जांपल है, आप अदर पॉइंट्स भी ले सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें वो पॉइंट्स थर्ड एंड फोर्थ में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, एक बात और आपको यहाँ पे बता दूं, जिस तरह की आप वीडियो देख रहे हैं इसी तरीके का फुल वीडियो पैटर्न आपको हमारे मेंबरशिप प्लान में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे वीकली टेस्ट, कंप्लीट नोट्स और फुल वीडियो का एक्सेस आपके पास होगा, जिससे कि आप अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। ये है वो मेंबरशिप प्लान्स जिसके बेसिस पे आप स्टडी को और एक बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।